नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो दोस्तों, ये पॉक्सो एक्ट की बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका असली प्रावधान क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आज ये तमाम चीज़ हम जानेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, दिन ब दिन हमारे देश में यौन शोषण बढ़ता जा रहा है। किस तरह से हम इस चीज़ को रोकें? हम तमाम लोग जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस चीज़ों को सुन के, इस चीज़ों को हम अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन, कोई स्टेप नहीं उठा सकते हैं। तो आज ये लीगल सब कुछ हम जानेंगे। तो इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट शंकर पांडे जी को। सर, वेलकम टू द शो। सर, सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को इस वक्त जो देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दीजिए। सर, नमस्कार रूपा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और पोक्सो जैसे एक अहम एक्ट के बारे में और बाल शोषण के बारे में आपने मुझे कुछ अपने जानकारी के अनुरूप कुछ रखने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं शिलोंग में ही पैदा हुआ, शिलोंग में ही पढ़ा हूं, LLB किया शिलोंग से, फिर LLM मैंने राजस्थान से किया, फिर अभी एक एडवोकेट भी हूं और PhD कर रहा हूं लॉ में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से। बात है सर। सर, जैसे कि आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जो पॉक्सो है, जो यौन अपराध जिसको माना जाता है। सो सर, जैसे कि पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में लागू हुआ था, है ना? पॉक्सो के रूप में हमारे सामने ही आया था। असल में सर, ये पॉक्सो एक्ट है क्या, और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी है? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रूपा जी। पोक्सो सबसे पहले तो पोक्सो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये नाम में ही इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसमें है कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत ही दुर्भाग्य कि हमारे देश में, विश्व भर में ही, लेकिन अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में ज़्यादा है, बालकों के ऊपर यौन उत्पीड़न, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, बहुत ही ज़्यादा एक बढ़ने का क्रम में है ये। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए सरकार ने सोचा कि जो पहले से एग्जिस्टिंग कानून थे वो कम पड़ रहे थे। तो पोक्सो एक्ट आने से पहले भारत में इस तरह का बाल शोषण के उसमें कोई कानून था नहीं जी। तो एक गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 बोल के था, एक जो गोवा राज्य ने लाया था, उसके और उसके अलावा आप देखेंगे तो IPC के सेक्शन 375, 354 और 377 के तहत ही बाल शोषण का जो केसेस थे उसको जुरिस्डिक्शन में आते थे। लेकिन वो लॉज जो है वो कम पड़ रहे थे, क्योंकि सेक्शन 375 रेप के साथ डील करता है और वो रेप 375 में डील करता है फीमेल्स के साथ। तो जो एक बालक, जो लड़का बालक के साथ जो यौन शोषण होता था, तो फिर वो उसके तहत नहीं आता था जी। तो 354 में आपका जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन है, वो भी वुमन सेंट्रिक ही है, लेकिन मॉडेस्टी आउटरेजिंग का जो क्लियर डेफिनेशन नहीं था उसमें जी। तो वो भी इसमें कम पड़ रहा था। और जो 377 जो है वो अननेचुरल ऑफेंसेस बोलते हैं उसको, तो वो भी अननेचुरल क्या है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था। तो ये बालकों का जो शोषण था उसके अंदर नहीं आ रहा था। तो काफ़ी केसेस रिपोर्टेड हो रहे थे। मैं आप देखेंगे तो 2008 से 2018 तक एक डिकाडल ग्रोथ, एक दशक में NCRB का आप डाटा देखेंगे तो बहुत सारा डबल ट्रिपल ये डाटा हो गया है। अभी आप देखेंगे तो कम से कम 3 में से 1 बच्चा सेक्सुअल जो हैरेसमेंट का, एब्यूज़ का विक्टिम हो रहा है और एवरेज में शिकार हो रहे हैं इंडिया में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको सरकार ने बहुत ही सीरियसली लिया। और 2012 में एक पर्टिकुलर एक चाइल्ड को सेंट्रिक रखे हुए एक एक्ट बनाया गया, जिसको एक्ट पोक्सो बनाया गया। और उसके बाद फिर ये 2018 में आके इसको अमेंडमेंट भी किया गया उसमें, और कुछ नए प्रोविजंस इसमें डाले गए। ओके सर, इस एक्ट के अंडर में कितने सारे पनिशमेंट है सर? देखिए, इसमें पनिशमेंट्स सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या क्राइम्स है, किस तरह से डेफिनेशन किया गया है उसमें। सबसे पहले आप देखते सेक्शन 3 और 4 पॉक्सो एक्ट को आप देखेंगे तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट
के बारे में बताता है ये। और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई चिल्ड्रन को जो पेनिट्रेटिव सेक्स करता है, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये पोक्सो जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। इसमें लड़का लड़की दोनों का ही शामिल है इसमें। ये पहले का जो लड़की के लिए ही नहीं है, लड़का का भी इसमें आता है। तो उसको क्या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 5-6 एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। तो एग्रावेटेड थोड़ा और सीरियस है इसमें, उसमें पनिशमेंट भी थोड़ा ज़्यादा है। एग्रावेटेड कैसे होते हैं, जब मान लीजिए कोई पब्लिक फिगर है जो रिलेटिव्स हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, पब्लिक सर्वेंट और अपने रिलेटिव वाले हैं, घर के अंदर भी ये होता है, बहुत ज़्यादा केस तो घर के अंदर ही होता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर पेनिट्रेटिव सेक्स इंडल्ज किया जाता है बच्चों के साथ, तो इसको एग्रावेटेड कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका पनिशमेंट जो पहले था 7 साल, फिर बाद मिनिमम और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। तो ये अमेंडमेंट आने के बाद अभी क्या हुआ है कि इसका मिनिमम 10 साल है और आपका मैक्सिमम 20 ईयर्स है। और पेनिट्रेटिव सेक्स अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होता है तो फिर ये 20 ईयर्स का इसमें सज़ा का प्रावधान है। और उसमें फिर इसमें सेक्सुअल असॉल्ट का ही है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, जिसमें पेनिट्रेशन नहीं हो लेकिन फिर भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। उसको आप सेक्सुअल इंटेंट से किसी बच्चे को छूते हो, किसी बच्चे का शरीर के किसी अंग को आप सेक्सुअल इंटेंशन से छूते हो, तो वह फिर सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। और इसमें एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट भी है इसमें। जैसे पहले बताया मैंने, पब्लिक सर्वेंट है, रिलेटिव है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, पुलिस है, और कोई नेचुरल कैलामिटी के द्वारा अगर ऐसा होता है तो फिर उसको एग्रावेटेड कैटेगरी में डाला जाता है। फिर उसको सर जैसे कि है जो विक्टिम है जिसके साथ ये अपराध हो रही है या हो चुका है, ठीक है, तो कितने घंटे के अंदर ही अंदर ये मामला दर्ज करने का मतलब प्रोसीजर्स है? देखिए, इसमें दर्ज करने का तो कोई, देखिए सबको तो इतना घंटे के अंदर अगर दर्ज करने का प्रावधान रखेंगे तो फिर बहुत सारा चीज़ रिपोर्टिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये नया जो एक्ट है वो बहुत ही जो चाइल्ड फ्रेंडली है। आप समझ सकती हैं कि जो ट्रायल कोर्ट में अगर आप कोई रिपोर्ट करती हैं जी, तो ट्रायल कोर्ट में जाते वक्त लोगों के सामने में आपको एविडेंस देना पड़ता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है वकीलों के द्वारा होता है, तो उनके सामने में आपको वो फिर नैरेट करना, रिपीट करना बहुत ही एक एम्बारेसिंग, एक शर्मनाक हो जाता है। तो वो बच्चों से वो सहन नहीं कर सकते थे। तो ये पॉक्सो एक्ट में बहुत ही एक फ्रेंडली मैनर में ये एक इन्वेस्टिगेशन कराने का प्रावधान है। बंद कमरे में, शायद बंद कमरे में, इन कैमरा बोलते हैं उसको लीगल पार्लेंस में, वो करने का है। अगर मान लीजिए बच्चे को बार बार कोर्ट में टेस्टिमनी देने के लिए नहीं बुलाना है, हो सके तो वीडियो लिंक के द्वारा भी ये उस बच्चे का अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और कोई इंटरप्रेटर हो, कोई अपना सपोर्ट के लिए, कोई मोटिवेशन के लिए कोई चाहिए तो उसका भी वहाँ पे उपस्थित रहना ये प्रावधान में है, इसमें है। और एक चीज़ इसमें खास बात है कि पॉक्सो के एक्ट के अंदर जो भी केसेस है वो 1 साल के अंदर उसका डिस्पोजल होने का एक प्रावधान है। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे केसेस जब लंबित होते हैं, केस एक बार फाइल होता है तो चलते जाता है, जो न्याय कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि एक साल के अंदर इसको, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल पॉक्सो जो कोर्ट्स वो बनाने का भी प्रावधान है। सर जैसे कि जो विक्टिम है, जो मैंने बताया, तो मेडिकल टेस्ट के दौरान अगर वो फीमेल है तो क्या फीमेल द्वारा ही उनका? जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। फीमेल अगर विक्टिम है, लड़की फीमेल है, बालिका है, वो है, तो उसको फीमेल डॉक्टर द्वारा ही उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करने का प्रावधान है। ओके सर, जैसे कि 2012 में ये लागू हुआ था जो पॉक्सो एक्ट, तो 2012 से लेकर सर 2019 तक इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं सर? जैसे मैंने कहा 2012 को ये एक्ट आया, तो फिर 2012 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका यूज़ हुआ, तो आप फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स को भी पता चले कि कहाँ कहाँ में थोड़ा सा और वो टाइट कर सकते हैं, उसको लूप होल्स कहाँ में टाइट कर सकते हैं। तो जैसे बताया, एग्रावेटेड जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसको बहुत ही सीरियसली लिया, गंभीर तरीका से लिया सरकार ने, और उसमें मिनिमम जो है वो 10 ईयर्स कर दिया और मैक्सिमम डेथ सेंटेंस का भी इसमें प्रावधान है। ये डेथ सेंटेंस क्यों डाला आपने कि सरकार ने, कि ये एक डिटरेंट हो जी, कि कोई करने से पहले एक बार सोच ले कि भी मैं ऐसा करता हूं तो फिर मौत का सज़ा भी इसमें प्रावधान है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न का जो एक मामला है, सरकार ने उसको बहुत ही सीरियसली लिया है। और दूसरा एक अमेंडमेंट में क्या आया है कि एक नया एक ऑफेंसेस को भी इसने, कुछ ऑफेंसेस को उसने ऐड किया है। जैसे कि एक तो नेचुरल कैलेमिटी के टाइम में अगर
ये यौन उत्पीड़न होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो फिर उसके लिए भी ये एक नया ऑफेंस उसमें डाला गया है कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी बोल के भी इसमें एक डाला गया। और एक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ और हेल्प एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी हार्मोन्स और एनी केमिकल सब्सटेंसेस टू अ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक उसमें प्रावधान डाला गया है। अब हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का किडनैपिंग होता है, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है। तो बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि बच्चों को सेक्सुअल जो टूरिज्म के लिए जो ये कमर्शियल सेक्स वर्कर्स की तरह भी उसको यूज कर रहे जाते हैं। तो जो किडनैपिंग करने वाले होते हैं तो उनको ये पता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो सबसे ज्यादा कमर्शियल उसका गेन लेना है, तो क्या करते हैं कुछ जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, अभी एक न्यूज़ में बहुत आया था, वो उनको एडमिनिस्टर करके इंजेक्शन देके वो बच्चों को अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी में ला देते, सो दैट उनको फिर मार्केट में उनको डाला जाए और उनसे फिर प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसको भी एकदम एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कि इसमें सर एक चीज लागू है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसको बोलते हैं सर, अभी ये अपना चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सरकार ने बहुत सारी चीजें ऐसे लागू किया है जो रेस्ट्रिक्शन जो बोलते हैं चिल्ड्रंस के लिए, लेकिन फिर भी मतलब देखा जाए कि कुछ काम नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार है? जी एक्चुअली आपने सही कहा, भारत में बहुत सारे कानून हैं। सरकार चाहती है कि कानून इस तरह का हो कि उसको देख के लोगों के मन में एक संदेश जाए, एक डर पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है जी। इसके लिए समूचा समाज को एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में बैंड है जी, संसार भर में ये बैंड है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं जो इलीगल तरीके से ऑपरेट करते हैं, है ना, जो जिसका सर्वर्स इंडिया में नहीं है, बाहर है, कुछ इस देश में होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंटेंट जो होता है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए ही होता है। कुछ लोगों को इसी तरह का जो कंटेंट पसंद आता है तो उनको कैटर करने के लिए इस तरह से यूज होता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी अगर आप देखेंगे तो पॉक्सो एक्ट के तरह जो सेक्शन 13-14 इसको डील करता है। और ये कम नहीं होने का कारण ये है कि इसका डिमांड है मार्केट में। अब इसको देखिए, ऐसा है कि जब लॉ एक कोई कानून बनता है तो फिर कानून को तोड़ने वाले लोग भी उस एक कदम उठाता है, इसलिए ये साइबर लॉ के अंदर भी आता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी आता है पोर्नोग्राफी, क्योंकि वेबसाइट से ऑपरेट होता है, आप कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा से ही होता है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो इंटरनेट जो पोर्टल्स हैं उसको बैन करें। अगर इंडिया में बैन नहीं कर सकते थे फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बना के इंटरनेशनल लेवल में इसको टेकअप किया, और हो भी रहा है बहुत बड़ा इसको अभी एक मुद्दा हो गया, सीरियसली लोग इसको लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है। जी क्या बात है सर। जैसे कि जो एक्ट है, ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, इसका और एक बड़ा ये है सर, जैसे कि आज भी कई घरों में, जैसे कि आपने पहले बताया था कि घरों में ही ये सब काम हो रहा है, तो 85% जो लोग हैं, ठीक है, वो घर में ही लोग इस तरह का काम बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ। तो इसमें भी क्या है ना, गुड टच होता है, बैड टच होता है। तो जैसे कि 5+ हो गया है, हम उनको समझा सकते हैं कि कोई अगर आपको छुए तो आपको महसूस हो जाए ये अच्छे तरीके से छू रहे या कोई गलत ढंग से छू रहे, उनको भी पता है। लेकिन मैं बात करूँ सर, अंडर जो एज 5 जो है सर, 5 साल के जो अंडर में है, उनको कैसे पता चले सर? क्योंकि अभी ज़माना इतना ख़राब हो गया सर कि 2 साल के बच्चों को भी लोग छोड़ते नहीं, दहशत दरिंदगी से मतलब भरा पड़ा है। तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? इस तरह की घटनाएं दुर्पा जी हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, अपने आप को सभ्य लोग बोलते हैं, और हमारे ही समाज में इस तरह का बच्चों के साथ इतना जघन्य अपराध होता है, तो बहुत ही दुखद है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है, वास्तविकता है समाज का। आपने जैसे कहा, मैक्सिमम जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं वो घर के 4 घर के लोगों से, चाचा हो, और सबसे दुखद बात ये है कि आप बाहर के लोगों से बचने के लिए सेफ एनवायरनमेंट सबके लिए घर ही होता है। लेकिन क्या है कि घर में ही अगर आप सेफ नहीं हो तो फिर आप कहाँ जाओगे जी। तो बच्चों का उत्पीड़न घर में होता है, ये एक दुखद जैसे मैंने बताया है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि बच्चों को सुनना,
अभी हम लोग क्या करते हैं कि मेरे ख्याल से पेरेंट्स का, एक समाज का, स्कूल का, एजुकेशनिस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका, लॉ मेकर्स का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, सबका एटीट्यूड में एक चेंज आना चाहिए। बच्चों जो बोलते हैं उनको इंटरैक्टिव होना चाहिए, उनके साथ आप काउंसलिंग करिए, उनसे बात करिए। घर में भी एज ए पेरेंट हमको चाहिए कि बच्चों से पूछें, आप स्कूल में गए थे, दोस्तों के साथ खेलने गए थे, रिलेटिव्स के पास गए थे, कैसा रहा, और वो कुछ बोल रहा है, कुछ तरह से कुछ बोल रहा है, तो उनको डांटना नहीं, उनको सुनना, भाई आप क्या बोल रहे हैं वैसा। क्योंकि बच्चे जो है इस तरह के मामले में झूठ कभी भी नहीं बोलते, वो इनोसेंट होते, जो होता है वही बोलते हैं। तो उनको डांट के चुप कराना, ऐसा नहीं, उनको बोलना कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कोऑर्डिनेट करना, हाँ कोऑर्डिनेट करना है ना उनको। और समाज को भी थोड़ा एक देखिए, आप किस को रोकेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ही खुद भी एक होशियार होना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो है कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, और स्कूल में जा रहे हैं तो फिर किस तरह का एनवायरनमेंट में है। आप अगर गाड़ी से बच्चों को लाने का आपका ये प्रावधान है, तो फिर ड्राइवर के साथ है, कोई हैंडीमैन है वहाँ पे, तो किस तरह का वहाँ पे है, थोड़ा आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, माहौल को आपको मॉनिटर। लेकिन सर इसमें और एक बड़ा सवाल है सर मेरा, मतलब काफ़ी सारे जो जगह है ये घटनाएं घट रही है, लेकिन क्या होता है ना, माँ बाप जो है बच्चों को दबा के रखते हैं क्योंकि उनका इज्जत कहीं खराब ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, इसके लिए तो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए माँ पिताजी का। जैसे कि पोक्सो एक्ट में भी एक प्रावधान है कि इसको वाइड पब्लिसिटी दिया जाए। पोक्सो का जो प्रावधान है इसको बनाया गया इसलिए है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, अगर घटती भी है तो इसको रिपोर्टिंग हो। और क्योंकि देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि जो बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है उसको जिंदगी भर के लिए उसको एक स्कार, एक घाव उसको लग गया। एक फिजिकल स्केयर तो होता ही है। मासूम से बच्चे हैं, फूल से बच्चे हैं, उनके साथ अगर आप इस तरह सा यौन अपराध कर रहे हो, उनका तो पूरा जिंदगी पर है, मानसिक संतुलन उनका खराब हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, अब जैसे आपने कहा, एक परमानेंट स्थायी रूप से उनको कुछ उसमें घाव लगता है, तो फिर मेन स्ट्रीम उनका होना मुश्किल होता है। समाज में वो अपना एक सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि अपने आप में डिप्रेस रहते हैं, कलंक भी हो जाता है। इसीलिए घर में माँ बाप को चाहिए कि इस तरह का रिपोर्टिंग होता है तो उनको दबाना नहीं। देखिए, इज्जत तो फिर आप जो करने वाला है उसको उसको ये कर सकता है, तो आप उसको इज्जत के बारे में क्या सोचते हो? उसको आप दिखाइए, एक्सपोज करिए कि भाई आपके घर में अंदर में हो, बाहर के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उसको आप रिपोर्टिंग करिए। कानूनी प्रावधान के अनुसार उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सो दैट ये फिर आगे जाके दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना करे। और ये जो सजा उसको मिलता है तो एक मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल, उदाहरण भी होता है कि बाकी लोगों के लिए भी इस तरह की घटना करेंगे तो फिर इस तरह का सजा होगा। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह का कुछ घटना अगर बच्चा बताते हैं तो उसको दबाए ना, उसको रिपोर्टिंग करे, बच्चे के साथ बच्चों को सीरियसली ले और तुरंत जल्दी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके, या जो भी आपका जिसके अंदर जो बॉडीज बनी उसको आप रिपोर्ट करें। इसी से जुड़ता हुआ और एक सवाल सर, अभी आमतौर पे देखा जाए काफ़ी सारे जगह में, मतलब आज भी देखिए ये 21वीं सदी है, लेकिन फिर भी देखिए ज़माना कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। कुछ भी हो, लड़की ये करे, लड़की वो करे, लड़का कुछ भी करे, बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन है। अभी बहुत सारी जगह में देखा जाता है, जैसे कि अपनी माँ है, बेटी एक गलती से गुजर रही है, बेटी को बहुत सारे ग्रुप वाले लड़के हैं, उनको बेटी को छेड़ा है, ठीक है। बेटी जाके माँ को बोलती है कि मम्मी आज मुझे इन लोगों ने छेड़ा है, लेकिन माँ उसके सपोर्ट के अलावा माँ क्या बोलती है, बेटी कल से तो दूसरे वाले रास्ते पे चले जाना। तो इसको हम क्या कर सकते, किस चीज़ का दर्जा दे सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया उसको इंग्लिश में, लीगल पार्लेंस में ईव टीजिंग जो बोलते हैं, ईव टीजिंग का मामला सीरियस मामला है। और कोई ईव टीजिंग भी एक सीरियसली साइकोलॉजिकल इफेक्ट लड़की के लिए, जो लड़की के लिए, औरत के लिए, एक लेडी के लिए एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। वो कहीं काम के लिए जा रही हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो रोज़ एक जगह पे कुछ लड़के जमा होंगे और कुछ तरह का गंदे कमेंट मारते हैं। वो अगर कुछ जवाब देती हैं तो फिर उसको अपना ही सेफ्टी का, सुरक्षा का सवाल होता है। घर में आके वो रिपोर्ट करती है तो घर में माँ हो, पिताजी जो है, भाई इनसे कौन पंगा ले, इस तरह का छोड़ दे, तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। लेकिन वो क्या गारंटी है कि वो दूसरे रास्ते में नहीं आएंगे, वो तो वहाँ भी आएंगे वो। इसीलिए इसका तो एक ही है कि समाज को भी थोड़ा इसके लिए जागना पड़ेगा। समाज को भी उस तरह के जो लड़के हैं वहाँ पे जमा होकर इस तरह के कमेंट करते हैं, तो देखिए आज किसी की दूसरे के लड़की के साथ हो रहा है तो वो कल उसके लड़के के साथ भी हो सकता है। समाज को भी जगना चाहिए और तुरंत माँ बाप को भी ऐसे लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए और ऐसे घटनाओं को कभी दबाना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, देखिए डरना नहीं चाहिए, पुलिस आपकी हेल्प के लिए है, कानून बनाया गया है ऐसे मसलों को सॉल्व करने के लिए,
और ऐसे लोगों को जगह है, जो ईफ्टीज करने वाले लोगों का जगह है जेल के सलाह के, ऐसे लोग बाहर नहीं होने चाहिए। सर सर यौन पीड़ित द्वारा जैसे कि किसी के साथ यौन संबंध किसी ने कुछ किया है, उसके दौरान अगर किसी का अगर मौत हो जाए तो कोर्ट के तहत कंपनसेशन क्या है, या जो मतलब जिसने ये चीज़ किया है तो उसके लिए क्या सज़ा है सर? देखिए, जैसे आपने बताया, यौन उत्पीड़न के दौरान अगर किसी बच्चे का मौत हो जाता है तो ये अमेंडमेंट किया गया है, इसको एक ऑफेंस एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर में लाया गया। जैसे उसमें बोला मैक्सिमम पेनल्टी से डेथ पेनल्टी भी उसमें हो सकता है। अब डेथ पेनल्टी कैसे किसको मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करता है। रेस के उसको अगर वो फिट बैठता है कि ये डेथ पेनल्टी का लायक है तो कोर्ट के जो जजेस है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि वो लड़का बच्चा जो मर जाता है, उसका अनफॉर्चुनेटली उसका मृत्यु हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन में इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसका सबसे बड़ा गवाह जो बोले उसका जो प्रूफ है वो तो विक्टिम ही है, चाइल्ड ही है जी सर, और उसी का मौत हो जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है। और वो 2012 के बाद मेरे ख्याल से ये उनको ये लॉ लीगल प्रैक्टिशनर्स को इसका पता चला कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए उसको भी इस कैटेगरी में डाला गया है। और जैसे आपने बोला इनको फिर रिहेबिलिटेट करने का, तो स्पेशल जो पॉक्सो कोर्ट्स हैं उनको ये पावर दिया गया है इस पॉक्सो एक्ट के द्वारा कि वो केस टू केस डिपेंड स्टडी करके केस टू केस बेसिस में कितना रिहेबिलिटेशन दे, किस तरह से वो बच्चे को फिर से समाज में रिहेबिलिटेट करे, तो वो केस टू केस डिपेंड में वो बेसिस में वो फिर वो देखते हैं उसका। अच्छा सर, पॉक्सो एक्ट की जैसे कि विभिन्न धाराएं हैं, ठीक है, वो क्या कहती है और क्या ये आईपीसी और सीआरपीसी के धारा से कितने भिन्न है सर? देखिए, जैसे मैंने ये पहले ही शुरुआत में बताया, जो धारा की अगर आप बात करते हैं तो जैसे सेक्शन 3(4) ऑफ पॉक्सो एक्ट बताता है कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका पनिशमेंट क्या है, इसके बारे में बताता है। फिर सेक्शन 5(6) एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है। फिर आप आएंगे अगर 7(8) तो सेक्सुअल असॉल्ट है, 8, 9, 10 जाएंगे तो आप एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। सेक्शन 11 सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 13, 14 अगर आप देखेंगे तो फिर पोर्नोग्राफी के बारे में इस तरह से बताता है। जहाँ आपका जो दूसरा क्वेश्चन था आईपीसी और सीआरपीसी के धारा, तो सीआरपीसी तो जो प्रोसीड्यूर्स के बारे में है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक्ट हो, अगर अरेस्ट करना हो, उसको एफआईआर लिखना हो, तो वो तो सीआरपीसी के धारा के तहत ही किया जाएगा। वो एक कोड ऑफ प्रोसीड्यूर है, वो एक प्यूनिटिव कोड नहीं है वो। और आईपीसी की धारा से ये फ़र्क ऐसा है कि ये भी एक प्यूनिटिव है इसमें, लेकिन पॉक्सो एक्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि चाइल्ड स्पेसिफिक, चाइल्ड सेंट्रिक कोई भी प्रावधान उसमें नहीं थे, तो उसका कमी को पूरा करने के लिए पॉक्सो एक्ट को लाया गया है। करेक्ट सर। सर, इसके पॉक्सो एक्ट के अधिनियम क्या क्या है सर? देखिए, अधिनियम क्या है कि जैसे कि ये 2012 में ये पॉक्सो एक्ट बना था, तो इसको पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में पास करने के बाद भी प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। तो मान लीजिए ये एक ऑर्डिनेंस की तरह से आए, मान लीजिए पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट छुट्टी में है, और लेकिन ऐसा एक्ट लेके आने का, जो कानून लेके आने का एक जरूरी स्थिति है, बनता है, तो सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करती है। मतलब सरकार के द्वारा ही पार्लियामेंट में गए बिना एक ऑर्डिनेंस आता है, वो ऑर्डिनेंस को फिर हम अधिनियम बनाते हैं। बाद में जब पार्लियामेंट फंक्शन करता है तो फिर उसको एक एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का एक्शन मिलने के बाद ये एक कानून बन जाता है, एक्ट बनता है। तो ये जो अधिनियम है अभी एक कानून है, अधिनियम बोले तो एक ऑर्डिनेंस है, लेकिन आज के डेट में पॉक्सो जो है एक्ट है, ये अधिनियम नहीं है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? जी जरूर रूपा जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पॉक्सो एक्ट तो हैं, लेकिन एक्ट का फ़ायदा कब मिलेगा, जब समाज को पता चले कि इस तरह का एक्ट है और इस तरह का कुछ घटनाएं घटती हैं, तो इसको रिपोर्टिंग होना चाहिए, इसको दबाया ना जाए। देखिए, इस तरह का दबाने से आप अपना ही बच्चे का भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकली उसको आप ख़त्म कर रहे हो, वो बाद में वो समाज में जाके वो कुछ सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस तरह का डिप्रेशन लेके वो ज़िंदगी तक कब तक रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग होता है, उसके सामने में जिसने इसको साथ ऐसा दुष्कर्म किया है उसको सज़ा मिलती है, तो फिर उसको भी लगता है कि एक तरह का हाँ एक रिलीफ मिलता है उसको। और हमको सभी को एक थोड़ा सा जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, आपका कोर्ट है, जुडिशरी है,
आपके पेरेंट्स है, एजुकेशनिस्ट है, सबको मिलके एक तालमेल में काम करना पड़ेगा कि खाली मेरा ही बच्चा नहीं, दूसरों को बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसको भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। हम सबको इंश्योर करना चाहिए कि जो चाइल्ड बच्चा जहाँ पे खेलने जाता है, पढ़ने जाता है, घर में एक सुरक्षित महसूस करे, वो उसको एकदम पूरा उसको उसका मासूमियत जो है बचपन उसको ख़त्म ना हो, मासूम बच्चा उसका रहे, वो बचपन उसको पूरी तरह से उसको आज़ादी मिले, उसकी जिम्मेवारी हमारे पास है। बच्चों तो कुछ जानते नहीं है, हम सबके ऊपर में जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को वो बचपन दे जिनके वो हकदार हैं, और ऐसे व्यक्तियों को हम कड़ी से कड़ी सजा देने का कोशिश करें। क्या खूब बोला आपने। थैंक यू, आप जो हमारे शो में आए, अपना कीमती वक्त निकाला, आपने हमारे दर्शकों को पॉक्सो एक्ट के बारे में इतना कुछ बताया, जो भी आप में ज्ञान था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रूपा जी। फूल तो सबको ही पसंद है, तो बच्चे जो है वो एक कली है, तो कली को खिलने दीजिए, उसको नष्ट मत करिएगा। तो आशा करती हूँ हमारे एडवोकेट शंकर पांडे जी से मिलके आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ, अगर कभी भी कहीं पे भी बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसे दुर्व्यवहार होता है तो आप एक्शन लीजिएगा। तो सावधानी आपके हाथ में होगी तो सुरक्षा भी आपके साथ ही होगा। तो आज इसी एपिसोड के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।